हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। लेकिन दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आगे पूनम के साथ क्या हुआ। दोस्तों, अगर आपने अभी भी कहानी का पहला भाग नहीं सुना है तो पहले आप जल्दी से कहानी के पहला भाग सुन लीजिए। भागते भागते पूनम थक गई। फिर उसे कुछ लंबी झाड़ियाँ दिखी। वो झाड़ियों की तरफ गई, झाड़ियों में घुसी और छिपकर बैठ गई। वो चारों भी वहाँ पर आ गए और बोले, अच्छे से ढूंढो झाड़ियों में। और वो लोग ढूंढने लगे। उनमें से एक ने लकड़ी उठा ली और झाड़ियों में मारने लगा। एक बार वो लकड़ी जोर से पूनम को लगी। बेचारी चीख भी न सकी, मुंह को दबा लिया, क्योंकि वो जानती थी ये मार उस दर्द के आगे कुछ भी नहीं है जो उसके मिल जाने के बाद उसे मिलने वाला है। लुढ़कती हुई नीचे जाने लगी और नीचे नाले के पास जाकर वो गिर गई। फिर उनमें से एक ने कहा, चलो थोड़ा आगे चलकर देखते हैं। वो आगे चले गए। पूनम ने सोचा, मौका अच्छा है, उससे भी निकल जाना चाहिए। पर जैसे ही वो खड़ी हुई, वहाँ फिसलन होने से उसका पैर फिसला और ढलान होने की वजह से वो नीचे नाले के पास जाकर गिर गई और बेहोश हो गई। ऑटो वालों को किसी ने पड़ा हुआ देखा तो एम्बुलेंस को कॉल कर बुलाया, हॉस्पिटल में भर्ती किया। पुलिस आई पूछताछ करने। उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस कहा कुछ शराबियों ने उसे मारा है और पैसे छीने, क्योंकि वो इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना चाहता था। पूनम को होश आया, सुबह हो गई थी। झाड़ियों में अटक जाने और लुढ़कने की वजह से उसके कपड़े कुछ जगह से फट गए थे और कहीं कहीं बुरी तरह से चोट भी लग गई थी और कीचड़ भी। वो अपने आप को ऐसी हालत में देखकर रोने लगी। फिर खुद को संभाल धीरे से खड़ी हुई। वो ढंग से चल भी नहीं पा रही थी। झाड़ियों से बाहर आई और पैदल चल ऑटो देखने लगी। दिन का सैलाब आंखों में बार बार आंसू बन उमड़ रहा था। उसने खुद को रोक रखा था। पैदल चलने पर बहुत से लोग उसे घूर रहे थे। वो बहुत असहज महसूस कर रही थी। उसने 2-3 ऑटो रोकने की भी कोशिश की, पर उसकी हालत देख किसी ने ना रोका। फिर कुछ देर बाद एक लड़के ने ऑटो रोका और पूनम उसमें बैठ कर जाने लगी। पूरे रास्ते उसके मन में दृढ़ चल रहा था कि क्या कहूँगी सबसे। कहा था पूरी रात, सब क्या सोचेंगे। अब तक तो माँ बाबूजी को भी पता चल गया होगा और आंखों के आंसू थम नहीं रहे थे। रह रहकर रात की बातें उसे याद आ रही थी। जैसे जैसे घर पास आ रहा था, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। सुबह के 6:30 बज रहे थे। अभिनय अभी घर नहीं आया था। पूरी रात पुलिस के साथ पूनम का पता लगाने में निकल गई। पुलिस ने कॉल डिटेल और लोकेशन भी पता की, पर कुछ फायदा ना हुआ। उमा देवी भी बहुत रो रही थी। पूरी रात जैसे तैसे निकाली हो। रोते हुए उमा देवी ने अभिनय से कहा, पूनम के माँ बाबूजी को तो बताना ही पड़ेगा कि पूनम कल से लापता है। अभिनय के पिताजी किशोर ने कहा कि मैं बात कर लूंगा। अभिनय जाओ, फ्रेश हो जाओ, हम पुलिस से बात करने चलते हैं। इधर ऑटो वाला ऑटो रोक पूनम को बोलता है, मैडम आपकी सोसाइटी आ गई है। पूनम ऑटो से उतरती है और लड़खड़ाते कदम और बोझिल मन के साथ सोसाइटी में जाने लगती है। ऑटो वाला उसकी हालत देख और बिना पैसे लिए वो चला जाता है। पूनम सोसाइटी में आती है। कुछ लोग सोसाइटी के उसको देखते हैं। एक दो उसको पूछते भी है कि क्या हुआ बेटा, पर पूनम कुछ न बोल लड़खड़ाते कदमों से जा रही थी। दिल जोर से धड़क रहा था। लिफ्ट में 4थे माले पर आई थी और दरवाजे की घंटी बजाती है। उमा देवी जैसे ही दरवाजा खोलती है, वैसे ही पूनम उनके गले से लग जोर से रोने लगती है। उमा देवी कुछ बोल नहीं पाती और उसे अंदर लाती है। आवाज सुन अभिनय और किशोर आ जाते हैं और पूनम
की हालत देख दोनों उससे पूछते हैं, क्या हुआ, ऐसी हालत कैसे हुई, पूरी रात कहाँ थी। वो रोते हुए पूरी घटनाक्रम बता देती है। उसके बाद सुन उमा देवी माथे पर हाथ रख बैठ जाती है और बोलती है, बहू मैंने कहा था कि मत जाओ, देखो सुना नहीं। किशोर बहुत ही समझदार इंसान है। वो बोलते हैं, जाओ उमा, पूनम को अपने कमरे में ले जाओ और उसकी मदद करो और पूनम को कुछ खाने को दो। उमा और पूनम कमरे में चले जाते हैं। किशोर अपने बेटे अभिनय से बोलते हैं कि अभिनय पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को बोल दो कि हमको कोई कैसी कंप्लेन भी नहीं करनी है, पूनम वापस आ गई है। वो तुमसे नाराज होकर अपनी दोस्त के यहाँ चली गई थी, क्योंकि घर की बात घर में रहे तो ज्यादा अच्छा होगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई बदनामी हो और लोग बहू के बारे में कुछ भी गलत गलत बातें करें। इधर पूनम की सास उसकी मदद कर देने के बाद बोलती है, सब बातों को भूलकर आराम करो। पर वो कैसे भूल जाए वो सब बातें। उसके मन तो बस वही चल रहा था कि अगर कल को उनको मिल जाती तो क्या होता, सोच उसकी रूह कांप जाती है। अभिनय पुलिस स्टेशन जाकर सारा मामला बंद करवा देता है। घर आकर पूनम के पास जाता है और उसको समझाता है और पूछता है कि उसके माँ बाबूजी को बुला ले। इस पर पूनम बोलती है, नहीं, वो खामखा परेशान होंगे। ऐसे ही 2-3 दिन निकल जाते हैं, पर अभी भी पूनम सामान्य नहीं है। उसका मन बोलता है कि उन लड़कों को सजा मिलनी ही चाहिए। हो सकता है कल को वो ये सब किसी और के साथ करे। वो ये बात अभिनव को बोलती है, पर अभिनव बोलता है कि उसको अपनी इज्जत का तमाशा नहीं बनाना चाहिए। ये बात यही खत्म कर दो तो अच्छा ही होगा। पर उसको अब अभिनय और उमा देवी के व्यवहार बदले से नजर आ रहे थे। अभिनय और उमा देवी उससे ज्यादा बात भी नहीं करते थे, उससे कटे कटे से रहने लगे थे। अभिनय के दिल में ये सब बातें कांटे की तरह चुभ रही थी कि वो जब भी पूनम के पास जाता, उसको छूता तो उसका दिल बोलता कि वो अब अपवित्र हो गई है। उसे लगता पूनम झूठ बोल रही है, उसके साथ नहीं है। दिन बीतते गए और बेरुखी भी। एक दिन पूनम के दिल का सैलाब उमड़ पड़ा और दोनों में इन सब बातों को लेकर काफी जमकर बहस होने लगी थी। उमा देवी और किशोर जी को भी सब सुनाई दे रहा था, पर दोनों कुछ न बोले। पर जब झगड़ा बढ़ने लगा तो उमा देवी कमरे में गई और पूनम का हाथ पकड़कर अपने साथ अपने कमरे में ले गई। फिर अभिनय के पास आई और कहा, यहाँ बैठो। उससे बोली, देखो कि मैं जानती हूँ कि जो कुछ हुआ गलत हुआ, पर पूनम की क्या गलती है जानते हो? मैं भी उसको हीन नजरों से देखने लगी थी, उससे कटी कटी रहने लगी थी। मैंने तो तेरे बाबूजी को भी कहा कि पूनम को उसके घर भेज दो, पर उन्होंने मुझे समझाया कि उमा एक बात सोचो, कल को तुम्हारी बेटी होती और उसके साथ ये सब होता तो क्या तब भी तुम उससे बेरुखी से पेश आती, या फिर उसके ससुराल वाले उसको यहाँ भेज देते तो सोचो उस पर और तुम पर क्या गुजरती। और ये भी छोड़ो, ये सोचो पूनम की जगह अगर तुम ही होती तो, और तुम्हारे साथ कोई ऐसा करता तो, जब कि उसको अभी हम सबकी बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे उनकी बात सही लगी। बेटा, पूनम बहुत ही अच्छी लड़की है, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया उसने हमको। तुम्हारी पत्नी है वो। अभिनय बातें सुन उठकर चला गया। पर कहते हैं ना, न शक एक बार दिल में घर कर जाए तो इसका इलाज संभव नहीं होता। वही अभिनय के साथ हो रहा था। 3-4 दिन बाद फिर वही झगड़ा वापस से हुआ। इस बार बात मार पीट पर भी आ गई थी। दोनों में झगड़े बढ़ने लगे थे। अब उमा देवी से सहन नहीं हुआ। वो अगले दिन सुबह उठी और बहू से कहा, बहू तुम तैयार हो जाओ, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। इस पर अभिनय और किशोर जी ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, क्यों जाना है तुम लोग को पुलिस स्टेशन? उमा देवी ने कहा, मैंने बहुत सोचा है इस बारे में। अगर मैं एक औरत होकर बहू का दर्द नहीं समझूं, तो मुझे औरत कहलाने का भी कोई हक नहीं है। आज ये पूनम के साथ हुआ है, कल किसी और भी लड़की के साथ होगा, किसी और का भी घर इसी तरह बर्बाद होगा, और इसी तरह मेरी बहू पर आज शक किया जा रहा है। मैं अब ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं अब सब कुछ सच साबित करके ही रहूंगी। सीता जी तक
में अग्नि परीक्षा दी हुई थी, तो मेरी बहू तो एक इंसान है। मुझे समाज का कोई भी डर नहीं है, कौन क्या कहेगा। इस डर के कारण ही इन सब अपराधियों को बढ़ावा मिलता रहता है और ये सारे अपराध भी बढ़ते हैं। इतना सब कुछ बोल वो दोनों पुलिस स्टेशन के लिए चली गई। पुलिस को सारी बातें बताई गई और अनुरोध किया कि ये सब बातें यहीं तक सीमित रहे, मीडिया या पेपर की सुर्खियां न बने। इंस्पेक्टर रोहन ने कहा, चिंता मत करो माँ जी, पुलिस आपकी पूरी सहायता करेगी। फिर रोहन ने उमा जी को फोन कर थाने आने को कहा। उमा ने अभिनय को भी अपने साथ चलने को कहा। वो तीनों पुलिस स्टेशन गए। जैसे कि पूनम उनके सामने गई, उनमें से नीरज सकपका गया और अपना संयम खो बैठा और गुस्से से बोला, देख लिया, कहा था मैंने, मत जाने दो इसको, पर सुना नहीं तुम लोग ने। दरअसल रोहन ने उसका स्केच बनवाया था पूनम की मदद से और सब जगह भेजा और वो चारों मिल गए। फिर पुलिस ने पूछताछ की और बहुत मारा, पर उन्होंने मुंह तक नहीं खोला था। लेकिन अब तो पूनम ने भी उन लोगों को पहचान लिया था, इसलिए नीरज डर चुका था और वो कहने लगा, अगर ये उस दिन भागी ना होती और मिल जाती ना, तो आज ये पड़ी होती किसी अस्पताल में। पूनम ने नीरज को एक जोरदार तमाचा लगाया। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की।